हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज आपकी हम लोग नेमराज सुंडा बुक से क्लास आपकी ले रहे हैं। नेमराज सुंडा बुक का जो आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी क्लास है आज। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और एक अच्छी तैयारी के साथ हम लोग इस चीज़ को करेंगे। ठीक, जो क्लास आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए दोस्तों के पास में। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी के जो केटेट में बीएचयू आईसीआर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहीं से, और आपके एग्जाम में टीए का एग्जाम होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव बाई हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले एग्रोनॉमी के 400 से 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हर सब्जेक्ट के। तो एक क्लास में 50 क्लास क्वेश्चन होंगे एक क्लास में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एग्रोनॉमी के पिता कौन है। एग्रोनॉमी के फादर, तो एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीट्रो डी क्रैसजी। एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीट्रो डी क्रैसजी। एग्रोनॉमी भाषा किस शब्द से है? तो एग्रोनॉमी जिसमें सबसे का जो नॉमी वाले शब्द होते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा। अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक खेती अधिक लाभदायक होती है। तो कार्बनिक खेती हमारी दलहनी फसलों के लिए अधिक लाभदायक। किसके लिए? दलहनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बनिक खेती में कौन सी स्तुति की जाती है? तो सीवेज सरज का मतलब क्या जल का क्या था? सीवेज से रोकता रखे है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितना है? मतलब ये 2022-21 का डेटा है, तो 3.5 मिलियन प्रति हेक्टेयर होता रखे है। ठीक, अगला चारागाह पर भूमि बहुवर्षीय कष्ट प्रजातियों को उगाने की विधि क्या कहलाती है? तो वन्य चारागाह पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? वन्य चारागाह पद्धति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, इलियम बीडा कौन सा है? तो इलियम बीडा पार्थोनियम हिस्टोपोरस है। कौन है? पार्थोनियम हिस्टोपोरस है। अगला है आईसीएआरआई के स्थानों का त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम कौन होता है? सीटीआरआई सेंट्रल टोबैको ट्यूबर। ठीक, सीटीसीपीआई कौन सा? सीटीसीआरआई होता है। अगला आता है, ठीक, ये कहाँ है? पंडुचेरी में, आंध्र प्रदेश में है सीटी। अब आपको फुल फॉर्म बताते हैं, बहुत सारा सीटीआरआई सबके फुल फॉर्म बताएंगे। तो आपसे पूछे कि सीपीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे सीपीआरआई। यहाँ से रियली में 50 क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं होंगे, यहाँ से आपके हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी करते जाएंगे। जैसे सीपीआरआई आए तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है हमारा? शिमला में भी है। फिर सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कटरी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कोई बुझे? टबैको इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन सीपीसीआरआई। तो सीपीसीआरआई कहाँ पे है? सीपीसीआरआई, तो सीपीसीआरआई हमारा एक बार हम इसको सही कर लेते हैं। सीपीसीआरआई, तो सीपीसीआरआई हमारा क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगोड केरला में है। कहाँ है? केसरगढ़ केरला में होता रखे। अगला है कि निम्न में से किस फसल का संकररोज व्यापारिक नहीं होता है? क्या होता है? व्यापारिक नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर में सीटीसीआरआई का है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो सीटीसीआरआई का पूरा नाम कोई पूछे तो क्या होता है? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस फसल में संकर का व्यावसायिक उपयोग नहीं होता? तो गेहूं का जो होता है व्यावसायिक उपयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की प्रजातियां लिखिए। तो ब्रेस्का स्पेसीज और ब्रेस्का जुनसिया कौन सी होती है? ब्रेस्का।
अगला है क्वेश्चन, गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली 3 जातियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होते हैं? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, ठीक, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी और सेकेरम साइनेसिस। कोई मुझे गन्ने की कौन कौन से? सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बारबेरी और सेकेरम साइनेसिस, ये 3 प्रजातियां हमारी होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरसों की बीज हेक्टेयर प्रति किलोग्राम कितनी होनी चाहिए? तो सरसों की बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? 4 से 5। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च, हल्दी के साथ साथ फसल लेने की प्रणाली क्या कहलाते हैं? मल्टी स्टैंडर्ड क्रॉपिंग कहलाती है। क्या? मल्टी स्टैंडिंग क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे ये क्या होता है, एक ही खेत में एक साथ अलग अलग ऊंचाई की फसलें लेना बहुमंजिली मल्टी स्टैंडर्ड फसलर कहते हैं। कोई बोले कि एक ही खेत में एक ऊंचाई, दूसरी ऊंचाई, तीसरी ऊंचाई की अलग अलग ऊंचाई की फसलें अपनाई जाती हैं। यह केरल राज्य में अधिकतर होता है क्योंकि उसमें कम जोत होने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर, वह खरपतवार जो किसी भी परिस्थिति में किसान के किसी काम नहीं आता है। तो परजीवी खरपतवार होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में किसान के काम नहीं होते। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेंगे, अमरवेल हो गया, रुखवड़ी हो गया, ओरोबंकी हो गया। अमरवेल, रुखवड़ी, ओरोबंकी हो गया, ये क्या गया? हमारे परजीवी खरपतवार हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, पोराकॉट किस प्रकार का शाकनाशी है? तो नॉन सेलेक्टिव है। क्वेश्चन आएगा पोराकॉट किस प्रकार का शाकनाशी, तो क्या बताओगे? अवरणात्मक, मतलब नॉन सिलेक्टिव खरपतवारनाशी है। पेराक्वाट ड्राई एक्वाट नॉन सेलेक्टिव शाकनाशी हैं जिनको आकर्षित क्षेत्रों में कल्टीवेटेड एरिया या फसल उगाने से पूर्व प्रयोग करते हैं। इनमें पौधों के संपर्क में आने वाला भाग नष्ट होता है, इसलिए संपर्क शाकनाशी। अगला हमारा, वह खरपतवार जिसमें औषधि गुणवत्ता पाई जाती है। तो ट्रोफोसिया पुरपेरिया, क्या बोला? ट्रोफेरिया पुरपेरिया, वह खरपतवार जिसमें औषधि गुणवत्ता पाई, औषधि के लिए पाला जाता है, तो ट्रोफोसिया पुरपेरिया होता है। अगला, खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिशुद्धता कौन सी क्रांति की अवस्था होती है? तो 15 से 30 दिन तक, 15 से 30 दिन तक, ठीक, दलहनी फसलों में होती है क्रांति अवस्था। मोथा का वंश काल चलता है गांठ में। कोई मुझे गांठ द्वारा, मोथा का मतलब क्या होता है? वंश काल, मतलब यहाँ पे मोसा का हम लोग ग्रो क्या किससे हम लोग ग्रो करते हैं? तो गांठ से होता है। मोथा का साइंटिफिक नेम होता है काइप्रस रोटंडस होता है। क्या होता है? रोटंडस होता है, ठीक। इसमें क्या अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं, इससे वनस्पति प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दीर्घ स्तर लॉन्ग प्रेसिडेंटेंट वाला शाकनाशी कौन सा है? 2,4-D। कौन सा हमारा? 2,4-D। 2,4-D एक रेसिडेंट इफेक्ट है जो खेत में 3 से 4 सप्ताह तक चलता है। ट्राइजेंस, एट्राजाइन और सेमाइज का रेसिडेंट प्रभाव खेत में 1 से 2 वर्ष है। अगला है, रुखड़ी स्टिंग खरपतवार किस फसल का सेंचिवी खरपतवार है? तो कोई मुझे तो कहता होगा बाजरा का। किसका? बाजरा का। क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्डोफेल्डस टेनुफोलियस स्पाजी किस मौसम में उगाया जाने वाला खरपतवार है? जाके तो रब्बी ऋतु में। कौन सी? रब्बी ऋतु। अगला है, फ्लेरिस माइनस कौन सी फसल में का खरपतवार है? तो फ्लेरिस माइनस धान का मामा, जिसे गेहूं गेहूं का मामा कहा जाता है, तो गेहूं में होता है। किसमें? गेहूं में होता है। अब इसी को हम लोग आ जाए मिमिक्री खरपतवार बताइए। यह गेहूं का एक नकलची खरपतवार है जो गेहूसा और गुल्डी नामक नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक रूप में ये आकार गेहूं के समान होता है, परंतु उसकी पहचान फूल आने के बाद की जाती है। और बीजों का परीक्षण वजन 1000 दानों का वजन 2 ग्राम होता है। अगला है, औक के बीजों का प्रकीर्णन किससे होता है? तो कुसुम के द्वारा। किससे? औक एक वृक्ष का नाम है, इसका बीजों किसके द्वारा होता है? कुसुम के द्वारा होता है। अगला है, चिनोपोडियम मुरेल किस ऋतु का खरपतवार है? तो चिनोपोडियम मुरेल हमारा रब्बी ऋतु का खरपतवार है। चिनोपोडियम मुरेल हमारा रब्बी ऋतु का खरपतवार है। अगला है हमारा, प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहनी में फ्लूक्लोरिन देने के प्री प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री प्लांटेशन कहलाता है। तो फ्लोरेसिन वोलेट प्रकृति का वह रसायन है जो दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई के 1 से 2 दिन पहले, क्या बोला हमने? 1 से 2 दिन पहले खेत में डाला जाता है, जिसका पीपीआई में अनुप्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, खरपतवारनाशी रसायन का लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्न में से खरपतवार विकृत उत्पन्न हो जाती है, जिसे भूमि में होती है। कौन सी? भूमि में होती है।
अगला शाकनाशी खरपतवार को नष्ट करने हेतु उपयोग किया जाता है, तो किसको ले पेस्टिसाइड का। और शाकनाशी रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने हेतु भूमि में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड खरपतवार कहते हैं। पेस्टिसाइड एक ब्रॉड टर्म है जिसका अर्थ विष जो किसी भी पीड़क को मारने की को क्षमता तथा कीटनाशक, शाकनाशी और फफूंदनाशी, चूहानाशी, कृत्रिमनाशियों का एक क्या था आपस में रसायन है। निम्न धान का हुबहू मिलिट्री खरपतवार, धान का कौन सा हुबहू मिलिट्री खरपतवार कौन सा है, तो इको काइला कोलोनस आता है। अगला है लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार हेड होता है, कौन सा था, हेड होता है। अगला निम्न खरपतवारों में जो ग्रेमनी कुल से संबंधित सोरगम हेल्पेंसिस क्या होता है, ग्रेमनी कुल का पौधा है। यह ज्वार की फसल का एक नकलची खरपतवार है। कोई बुझे ज्वार का नकलची खरपतवार क्या, सोरगम हेल्पेंस होता है, जो बोरू व जॉनसन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न खरपतवारों में कौन सा मृदा नाइट्रोजन में वृद्धि करता है। मिलोटा इंडिका होता है, जो कि यह ल्यूमिनेसी कुल का खरपतवार है जिसकी जड़ों में हेमोग्लोबिन की गांठ पाई जाती है, जो राइजोबियम जुगाड़ हो जाता है, वातावरणीय नाइट्रोजन का फिक्नेशन करता है। अगला है निम्न में से कौन सा सोलेनेसी कुल से संबंधित है, तो सोलेनेसी हमारा कुल से संबंधित कौन कौन सा है, एक मिनट, ठीक। अगला हमारा है कि चावल के उत्पादकता में सबसे अधिक राज्य कौन कौन सा होता है, तो पंजाब है चावल की उत्पादकता में, और पश्चिम बंगाल भी इसमें आता है। आप इसका एक बार प्रेजेंट डाटा एक बार देख लेना। चावल उगाने की परंपरागत नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र कौन सा, पंजाब और अगला स्टीवन स्क्रीन किस से संबंधित है, तो एग्रियोमेट्रोलॉजी से संबंधित है। अगला बादलों का आवरण को मापने की इकाई को क्या कहलाता है, ओक्टा कहलाते हैं। बादलों को मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, उक्टा कहलाते हैं। बादलों को मापने की इकाई को हम लोग उक्टा कहलाते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सी एक पोएसी कुल नहीं, अलसी जो होती पोएसी कुल नहीं होती, रखे अलसी लाइनेसी कुल का तिलहनी खरपतवार है। अगला हमारा द्विवर्षीय फसल का उदाहरण कौन सा है, चुकंदर हमारी एक द्विवर्षीय फसल है। चुकंदर हमारी क्या एक द्विवर्षीय फसल है। द्विवर्षीय फसल अन्य धान जैसे गाजर, मूली, शलजम, प्याज, लौकी, गोभी जैसे रिंजिका एक वर्षीय, बहुवर्षीय 3 होते हैं। लगभग 6 सेंटीमीटर बाउंड्री समुद्री दाब क्या हो जाता है, आधा रह जाता है, क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग किसके, वायु की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या अपना केटेड एग्जाम में ले लो, तो एमएससी केटेड और इंट्रेंस एग्जाम डीआरएफ में ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। और जो बच्चे टीए की तैयारी करें वहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर का कितना किलोग्राम बीजों को उपचारित किया जाता है, तो 10 किलोग्राम। कितना, सामान्यतः 1 हेक्टेयर दलहनी फसल के लिए 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। धान, चाय, आलू के लिए 6 से। अगला है पीईटी संभावी वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत किसने दिया था, तो थोथे बेटा ने दिया है, थोथे बेटा ने। शंकर कपास के जनक कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीटी पटेल है। कोई पूछे शंकर धान के हाइब्रिड कॉटन के जनक कौन है, तो क्या बताओगे, वो सीटी पटेल है, जो गुजरात 1970 में कपास की प्रथम संकर किस्म यश4 पैदा किया था। 12 लक्ष्मी किस फसल की एक संकर किस्म है, तो कपास की जो होती है क्या संकर किस्म है। अधोभूमिक अंकुरण किस में होता, चना में होता, मसूर में होता है और अरहर में अधोभूमिक अंकुरण होता है। जब आपको बॉटनी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अधोभूमिक अंकुरण होता क्या है। सामान्यतः खरीफ दलहनी फसलों के ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, जो ऊपरी हो जाता है। इसका अरहर अपवाद है, इसमें अधोभूमिक अंकुरण होता है। जबकि रबी दलहनी फसलों की अधोभूमिक अंकुरण होता है, केवल राजमा को छोड़कर। बूंद बूंद सिंचाई की टाइफन विधि कहाँ मिल जाती है, गन्ना में। जो बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि किस में ले जाती है, गन्ना में ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा और सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा के अनुपात को कहते हैं जल संग्रहण दक्षता कहलाता है। क्या, जल संग्रहण दक्षता कहलाते हैं। गेहूं में सिंचाई की निर्धारण किया जाता है उपलब्ध जल का 25% होने पर। ठीक। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर,
राजस्थान में खरीफ फसलों की सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है बाजरा में होता है, किसमें होता है बाजरा। धान में हेलिंग औसतन कितना होता है 65%, मतलब हेलिंग का होता कितना 65 से 66%, मतलब 2/3। 2/3 का मतलब है अगर हमारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का हिस्सा। 1/3 का हिस्सा का मतलब है कि एक तो हमारा क्या धान हो गया और 2% उसकी क्या हो गई हमारी भूसी हो गई, 2% इसकी भूसी हो गई। ओके, एक क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सोयाबीन एक क्या है तिलहनी और दलहनी फसल है। सोयाबीन मूल रूप से दलहनी फसल है, लेकिन भारत में मुख्यतः तिलहन के रूप में उगाई जाती है बेसिकली। ओके, राजस्थान में कौन सा मिश्रित खतवार होता है, तो राजस्थान में हमारा मूंगफली और तिल, ये क्या है अंतरा इंटरक्रॉपिंग है। अगला मूंगफली में के दानों में कर्नल का प्रतिशत होता है 70%। मूंगफली की पोड में 70% दाने होते हैं, 30% छिलका पाया जाता है, इसलिए मूंगफली में सिल्किंग 20%। अगला जिया मेज किसका है, तो मक्का का वर्टिकल लेम जिया मेज होता है। अरहर में एक फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कम ली जाती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ली जाती है। रेताली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली शीघ्र पकने वाली भूमि कौन सी होती है, तो मोट होती है। कॉलर रॉट यह एक प्रकार की क्या बीमारी है, कॉलर रॉट यह विद अंकुरण के एस्परजिलस नाइजस नामक फफूंद से होती है। किससे, एस्परजिलस, जो काली जड़ के नाम से जाने। इसके बचाव के लिए बीजों का कार्बेंडाजिम 2.5 किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करते हैं। खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़िया एक उन्नत किस्म की वैरायटी है। जड़िया ज्वाला RMO 40 एक मोट उन्नत किस्म की वैरायटी है। ठीक, अगला है मूंग की बीज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, 15 से 20 किलोग्राम मूंग की। अगला मक्का का उद्भव स्थान कहाँ है, मक्का का उत्तर भारत मध्य अमेरिका है। कहाँ, मध्य अमेरिका, मेक्सिको। मक्का के पौधे होते हैं पहले नर मंजरी निकलता है, मक्का के पौधों में पहले नर मंजरी लगता है। और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। और इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी जब तक पूरी बुक का द एंड नहीं होगा। एक क्लास में हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन लेंगे, मतलब कहने के तो वो 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन 80 से 90 हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4-4 5-5 पार्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कराएंगे आपकी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।